हेलो फ्रेंड्स, इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं कुंदन कुमार आज आप लोगों का 2000 एनसीएफ 2005 के बारे में बात करूंगा। आज हम लोग एनसीएफ से संबंधित विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को देखेंगे कि किस प्रकार से एनसीएफ से प्रश्न आते हैं, किस किस सब्जेक्ट में आते हैं। इन सारी चीज़ों की हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं। अब क्या है कि आप सबसे पहले हमारे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अंत में आपका बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट बताए जाएंगे जो आपके एग्ज़ाम ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छे पॉइंट हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए आप लोग वीडियो को ज़रूर देखिएगा। चलिए हम लोग बात करते हैं सबसे पहले पॉइंट की। सबसे पहला आपका जो पॉइंट है वह है टीचर एज ए फैसिलेटर। मतलब यहाँ पर बात की जा रहा है कि एनसीएफ 2005 कहते हैं कि टीचर की जो भूमिका होगा वह सिर्फ सुविधादाता के रूप में होगा या मार्गदर्शक के रूप में होगा। सिर्फ इतना ही शिक्षक की भूमिका होगा। शिक्षक मित्रवत व्यवहार करते हुए बच्चे से ज्ञान अर्जन करने में सहायता करेंगे। दूसरी पॉइंट है एम ऑफ टीचिंग इंग्लिश मल्टी लैंग्वेलिज्म। मतलब इंग्लिश भाषा के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए और बहुभाषिकता को ध्यान में रखते हुए इंग्लिश भी बच्चे को पढ़ानी चाहिए। एक तो हिंदी भाषी और एक उसका मातृभाषा हो गया, और साथ ही साथ आपका क्या हो गया, इंग्लिश भी बतानी चाहिए। तीसरी पॉइंट है MLL मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग। मतलब कम से कम जितना सीख सकता है उस स्तर तक कि बच्चे को सारे चीज़ें सिखानी चाहिए। अगली पॉइंट है चिल्ड्रन डोंट फेल होल सिस्टम फेल्स। आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, चिल्ड्रन डोंट फेल होल सिस्टम फेल्स। मतलब अगर कोई बच्चे असफल होता है तो इसका मतलब यह नहीं है कि बच्चे सिर्फ असफल हुए हैं, बल्कि पूरा का पूरा सिस्टम ही फेल हुआ है, और ये एनसीएफ 2005 कहते हैं। ठीक है। अगली पॉइंट है एजुकेशनल टीच कैन बी ए सप्लीमेंट। मतलब कि सप्लीमेंट्री मतलब होता है क्या कि आपको एक पूरक, जैसे शिक्षा के क्षेत्र में या फिर टीचिंग के क्षेत्र में जो शिक्षक पढ़ाते हैं उनके लिए कुछ ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जो उन्हें पढ़ाने में मदद कर सके। अगले पॉइंट है एनसीएफ सजेस्ट 25% to 40% क्वेश्चन शुड बी शॉर्ट आंसर टाइप। एनसीएफ 2005 कहती है कि बच्चों का जो प्रश्न पत्र तैयार किया जाता है उसमें 25% से 40% क्वेश्चन जो होना चाहिए वो शॉर्ट टाइप का होना चाहिए। अगली पॉइंट है बच्चे राष्ट्र निर्माता है। यह कथन दिए हैं प्रोफेसर यशपाल ने कि बच्चे जो होते हैं वह राष्ट्र निर्माता होते हैं। अगली पॉइंट है होमवर्क टाइम फॉर 11th एंड 12th। मतलब आपका 11th और 12th के लिए जो होमवर्क का टाइम का जो समय होगा वो कितना टाइम होनी चाहिए। तो मैक्सिमम या मिनिमम जो भी हो ये 2 घंटे का टाइमिंग आपको बताया गया है एनसीएफ 2005 के अनुसार। स्ट्रेस रिलेटेड प्रॉब्लम ऑफ ए स्टूडेंट कैन बी रिमूव्ड बाय गाइडेंस एंड काउंसलिंग। बच्चे के मन में जो तनाव चल रहा है, जो समस्याएं उत्पन्न हो रही है, उसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है, कैसे उसको हटाया जा सकता है, तो इसका तरीका है गाइडेंस एंड काउंसलिंग के द्वारा। गाइडेंस एंड काउंसलिंग के द्वारा बच्चे की ये सारी चीज़ों को ख़त्म किया जा सकता है। अगली पॉइंट है आपका कि नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन
को ऊपर लेकर जाएगा, एनसीएफ ने कहा। ये किसने कहा? ये आपका मतलब क्वेश्चन पूछा जाता है कोटेशन के रूप में कि नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन को ऊपर लेकर जाएगा एनसीएफ, किसने कहा है? तो ये आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने ये बात कही है। अगली पॉइंट है बोर्ड एग्जाम ऑफ 10th स्टैंडर्ड शुड बी ऑप्शनल। मतलब 10th का जो बोर्ड एग्जाम होता है कुछ उसमें ऑप्शनल भी होने चाहिए। अगली पॉइंट है इवैल्यूएशन सिस्टम बेस्ड ऑन ग्रेड। मतलब कि बच्चे का जो मूल्यांकन सिस्टम होना चाहिए वो ग्रेड पर आधारित होनी चाहिए, न कि नंबर बेसिस पे आधारित होनी चाहिए। अगली पॉइंट है बोर्ड को एग्ज़ाम कब रिकंडक्ट कराना चाहिए? इमीडिएटली। आपको यह भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि अगर किसी भी से कारण परीक्षा को रद्द या कुछ भी कर दिया जाता है तो उस एग्ज़ाम को पुनः कब कराना चाहिए? तो ज़्यादा समय उसमें नहीं देना चाहिए। अगर ज़्यादा समय देंगे तो उससे विश्वसनीयता और वैधता में भी कमी आती है। तो इसलिए क्या करना चाहिए कि इमिडिएटली करवा लेनी चाहिए, कुछ कई दिनों के बाद ये ही जस्ट करा लेनी चाहिए। अगली पॉइंट है क्राफ्ट को किसके द्वारा सिखाया जाए? क्राफ्ट शिल्प के बारे में जानते हैं, हस्तशिल्प वगैरह जो होता है वो सारी चीज़ें इसमें आते हैं। गांधी जी ने शिल्प शिक्षा की बात की है। उन्होंने कहा है कि बच्चों को हस्तशिल्प की शिक्षा दी जाए। तो यहाँ पर बात की जा रहा है एनसीएफ 2005 के अनुसार कि कैसे बच्चे को शिल्प सिखाया जाए। तो प्रोजेक्ट विधि के द्वारा बच्चे को हम शिल्प सिखाएंगे। मतलब बच्चे को प्रोजेक्ट देंगे कि आप ये करके लाओ, ऐसे बना के लाओ, तो बच्चे में क्या होगा कि शिल्प कला का विकसित होगा। कॉमन प्ले डिस्कम्फर्ट फॉर चाइल्ड। अब ये बच्चे से के लिए जो प्रॉब्लम भरी चीज़ें आती है शिक्षा के क्षेत्र में, जो बच्चे पढ़ना नहीं चाहते हैं वो कई बहाना करते हैं, उन सब से संबंधित पॉइंट है। पहला पॉइंट है स्कूल का लंबा रास्ता। मतलब बच्चे के पड़ोस में कोई स्कूल का नहीं होना, ज़्यादा दूरी पर बच्चे स्कूल जाते हैं तो वह थक जाते हैं, तो वो पढ़ नहीं पाते हैं या फिर जाना नहीं चाहते हैं काफ़ी दूरी होने के कारण। इससे क्या होता है कि बच्चे शिक्षा से भागने लगते हैं। दूसरा, भारी बैग। ये तो एनसीएफ ने अपने उद्देश्य में भी कहा है, लर्निंग विदाउट बर्डन। लर्निंग विदाउट बर्डन मतलब बच्चे को जो शिक्षा हम देने चाहते हैं वो बिना बोझ का होना चाहिए। किसी भी प्रकार का बच्चे के ऊपर बोझ नहीं लादना चाहिए। अगली पॉइंट है पनिशमेंट। पनिशमेंट जो है बच्चे को ज़्यादा नहीं मिलना चाहिए और ऐसी पनिशमेंट देनी चाहिए जैसी जिस उसको ज़रूरत हो। ज़रूरत के अकॉर्डिंग ही पनिशमेंट देंगे। जैसे कि अगर काम कोई गलत किया हो, अगर छोटी गलत काम है तो छोटे के अनुसार ही पनिशमेंट दीजिए। ऐसा नहीं कि छोटा काम किया और बड़ा पनिशमेंट उसको दे दिए। मेन गोल ऑफ मैथ्स। गणित का मुख्य उद्देश्य या लक्ष्य क्या है? बच्चों के मस्तिष्क के चिंतन को तार्किक लाना। मतलब बच्चों के मन मस्तिष्क को उसके अंदर तार्किकता का विकास करना, गणितीयकरण करना, ये अपना गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। ये आपका बार बार सीटेट में पूछा जाता है कि गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य आपका होता है गणितीयकरण करना, मैथमेटाइज करना। एग्जामिनेशन, हर्डल रेस, बाधा या दौड़। मतलब एग्जामिनेशन जो हमारा है एक रेस की तरह है, इसमें सभी को दौड़ा दिया जाता है। एक रेस की तरह है जिसमें जो अच्छा किया वो बहुत अच्छा कर जाते हैं, जो खराब किया वो खराब कर जाते हैं। अगले पॉइंट है एनसीएफ 2005 का प्रमुख सूत्र। इनका सूत्र, सबसे पहला सूत्र जो है लर्निंग विदाउट बर्डन, बिना बोझ के अधिगम। अभी हमने इसके बारे में बात किया। एनसीएफ 2005 का प्रारंभ रविंद्रनाथ टैगोर के निबंध सभ्यता और प्रकृति से होती है। यह क्वेश्चन आपको पूछा गया है कई बार कि एनसीएफ 2005 का प्रारंभ कहाँ से हुआ है। तो यहाँ पर आपका आंसर आता है कि सभ्यता और प्रगति से, रविंद्रनाथ टैगोर के। अगला पॉइंट है सुविधादाता या सुविधा प्रदाता या उत्प्रेरक, ये कौन कहलाते हैं?
तो ये सारे आपको टीचर कहलाते हैं ना, फैसिलेटर, गाइड एंड फ्रेंड। हमने पहले ही पॉइंट में बताया है कि शिक्षक जो है आपका सुविधादाता के रूप में होते हैं। अगली पॉइंट है कि पाठ्य पुस्तक के साथ अन्य संदर्भ अनुभव को जोड़कर पुष्ट व गहन बनाया जा सकता है। मतलब सिर्फ पाठ्य पुस्तक में ही सारे ज्ञान बच्चे के लिए नहीं होते हैं। अगर बच्चे को पूर्ण जानकारी चाहिए किसी चीज़ की तो उन्हें हम संदर्भ पुस्तक पढ़ने की सलाह देते हैं, रेफरेंस बुक। कई अलग अलग रेफरेंस बुक पढ़ते हैं बच्चे, तब जा कर के उनके नॉलेज जो होते हैं अच्छे से जुड़ जाता है दूसरे पॉइंट के साथ। बच्चों के आकलन का सही तरीका है दैनिक गतिविधि। अब बच्चों का मूल्यांकन या आकलन हम कैसे करेंगे, तो उनका सही तरीका है एनसीएफ 2005 के अनुसार कि दैनिक गतिविधि, मतलब दिन प्रतिदिन जो वो चीज़ें करते हैं वो सारी चीज़ें कैसे करते हैं, वो सारी चीज़ों को किस रूप में करते हैं, किस विधि के द्वारा करते हैं, ये सारी चीज़ों का मूल्यांकन हम करते हैं। अगली पॉइंट है पर्यावरण के चिंता के प्रति जागरूकता को संपूर्ण स्कूली पाठ्यक्रम में व्यापक होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि ये तो अभी पूरे ग्लोबल मतलब वर्ल्ड का ये टेंशन है कि पर्यावरण संबंधी टेंशन, तो इस समस्या को निदान के लिए हम बच्चे में या पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के लिए बच्चे में हम करेंगे कि उनको कुछ ऐसे वर्क देंगे, प्रोजेक्ट देंगे, जैसे कहेंगे कि एक पेड़ को आप अपनाओ और पेड़ को सेवा करो और उस पेड़ के बारे में जानो, उससे लाभ हानि क्या है। तो बच्चे क्या है कि पर्यावरण के प्रति बहुत ही ज़्यादा सतर्क हो जाएंगे। यदि बच्चे फेल होते हैं तो सिस्टम फेल होता है, ये ऊपर हमने पॉइंट बताया है। शिक्षा का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है। शिक्षा समावर्ती सूची के अंतर्गत आती है। एनसीएफ को कौन तैयार करता है भाई? तो एनसीईआरटी इसको तैयार करते हैं, एनसीईआरटी तैयार करते हैं इसको। नेशनल एनसीएफ का ये नेशनल काउंसिल, हाँ एनसीईआरटी का फुल फॉर्म तो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च। एनसीएफटीई को एनसीटीई तैयार करता है। अब इसका फुल फॉर्म क्या होगा भाई? तो नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन, मतलब ये शिक्षक के लिए होगा। एनसीटीई नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। अब हम लोग बात करते हैं, एक पॉइंट हमारा ऊपर छूट गया है, एरिया ऑफ, हाँ एक पॉइंट आपका है एरिया ऑफ एनसीएफ 2005, एरिया ऑफ एनसीएफ 2005। तो आपका किन किन क्षेत्रों में एनसीएफ ने अपनी जो ये बातें कही है या अपने सुझाव दिए हैं वो किस किस क्षेत्रों में दिए हैं? तो मैथ के क्षेत्र में दिए हैं, लैंग्वेज के क्षेत्र में दिए हैं, विज्ञान के क्षेत्र में दिए हैं, सोशल साइंस के क्षेत्र में दिए हैं, आर्ट ऑफ एजुकेशन के क्षेत्र में दिए हैं, हेल्थ एंड प्ले एजुकेशन के क्षेत्र में दिए हैं, हैबिटल एंड लर्निंग के क्षेत्र में उन्होंने अपना सुझाव दिया है। तो देखिए पहली पॉइंट की हम लोग बात करेंगे लैंग्वेज से संबंधित। तो लैंग्वेज से संबंधित इन्होंने त्रिभाषा सूत्र बताया है। मातृभाषा या घर की भाषा महत्वपूर्ण होती है, बहुभाषिकता एक संसाधन के रूप में काम करती है। ये आपका भाषा में पॉइंट पूछा जाता है। दूसरी पॉइंट है साइंस के लिए वातावरण व गतिविधियों के साथ संबंध, मतलब वातावरण और गतिविधियों को साइंस में प्रमुख मानते हैं और ये गतिविधि पर ज़्यादा ध्यान देने की बात कहते हैं। सोशल साइंस के बारे में इन्होंने बोला है एनसीएफ 2005 ने कि सोशल इशू मतलब सामाजिक जो मुद्दे हैं, लिंग विभिन्नता, राजनीति, भ्रष्टाचार, इन सारी चीज़ों पर हम यहाँ पे डीपली नॉलेज चर्चा करते हैं। अगली पॉइंट है आपका मैथमेटिक्स। हाँ, तो मैथमेटिक्स के बारे में क्या कहा गया? तो मैथमेटिक्स के बारे में कहा गया है कि बच्चे में तार्किक सोच विकसित कीजिए, अमूर्त ज्ञान को विकसित कीजिए, अमूर्त ज्ञान का निर्माण कीजिए,
व संचालन की योग्यता को बढ़ाना। एग्जाम रिफॉर्म मतलब परीक्षा में सुधार की आवश्यकता। एनसीएफ 2005 ने परीक्षा में सुधार की भी बात की है। यहाँ पर बात की है कंटेंट बेस्ड टीचिंग। सबसे पहले बात की है उन्होंने कि पाठ्य पुस्तक आधारित शिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप पाठ्य पुस्तक से हट के बच्चे को पढ़ाइए, तो ऐसे में बच्चे का सही मूल्यांकन नहीं हो पाता है। अगली पॉइंट है प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड अंडरस्टैंडिंग, मतलब बच्चे में समस्या समाधान और समझ विकसित करने का प्रयास करें। हमेशा बच्चे को आप समस्या का समाधान स्वयं नहीं कर दे, बल्कि उसे स्वयं करने का मौका दे। अगली पॉइंट है स्कूल शुड इन्वॉल्व कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन फॉर डायग्नोस्टिक एंड रिमेडियल, मतलब बच्चे का सतत एवं व्यापक मूल्यांकन और निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण में स्कूल को भी इन्वॉल्व किया जाए। अगली पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट टुडे नो बोर्ड और स्टेट लेवल एग्जाम एट 5, 8 एंड 11th। एनसीएफ 2005 ने यह सिफारिश की है कि क्लास 5, 8 और 11th में किसी भी प्रकार की बोर्ड एग्ज़ाम नहीं ली जाएगी या स्टेट एग्ज़ाम नहीं ली जाएगी। आपको डायरेक्ट स्कूल में ही एग्ज़ाम ली जाएगी और पास या फेल जो करना है वहीं पे आपको किया जाएगा। तो दोस्तों, आज का हमारा जो एनसीएफ 2005 का जो महत्वपूर्ण पॉइंट था वो अब ख़त्म होते हैं। अगले वीडियो में मैं लेके आऊँगा एनसीएफ से संबंधित अब तक पूछे जाने वाले प्रश्न, जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, हर बार वो पूछे जाते हैं। तो आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे आगे की सारी वीडियो मिलते रहेंगे, और दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।